हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो भाई आज का हम देखते हैं न्यूज़ और कुछ करंट अफेयर हैं। इसके साथ हम आपको पता है डेली बेसिस पे आर्टिकल कवर करते हैं और जो अपना मेन जो टारगेट रहता है उसके लिए हम द हिंदू को ही उठाते हैं और उसी को ही कवर करने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से कोशिश ही करते हैं कि भाई देखो, जो न्यूज़पेपर है ना उनके अंदर चीज़ें रिपीट रहती हैं, तो कई बार हमें चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और कई बार चीज़ों को अच्छी तरह समझना पड़ता है। कई बार चीज़ों को हमने और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ता है और अच्छे से ध्यान देकर देखना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग चलता रहता है इतना तो भाई। अब हम बात करते हैं न्यूज़ से। तो जो पहली न्यूज़ आ रही ना वो हम काउंट करते हैं। तो पहली न्यूज़ आपको पता है हम इंडिया से शुरू करते हैं एज़ यूजुअल। तो जो पहली न्यूज़ है वो है इंडिया ईरान। तो आपको पता है कि चलो मैं डायग्राम करता हूँ थोड़ा। ये आप इंडिया मान लीजिए, ये आपका गुजरात मानिए थोड़ा, और यहाँ आपको पता है कहीं पाकिस्तान लोकेटेड है और इसी पाकिस्तान से यहाँ ईरान है। यहाँ आपको पता है कि आपका ओमान आ जाता है और ये ऐसा है। तो एक यहाँ और एक यहाँ दो पोर्ट हैं। इसको हम ग्वादर पोर्ट कहते हैं, जो कि कंप्लीट रूप से चाइना ने बनाया है। कहाँ पर? पाक के अंदर। और इंडिया ने इसको काउंटर करने के लिए ईरान के अंदर एक पोर्ट बनाया। उस पोर्ट का नाम है चाहबार पोर्ट। शायद आपने नाम भी सुना होगा। जो चाहबार पोर्ट है ये करता क्या है और इसको इंडिया ने बनाना ज़रूरी क्यों था? देखो, एक तो सीधी सी बात है, इंडिया को चाइना को काउंटर करना है हर हालत में, और पाक के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं नहीं। तो इस वजह से ईरान को हमने पोर्ट बनाने की जरूरत पड़ी। अब होगा क्या कि मान लीजिए आपका ईरान है, तो ईरान से ऊपर आपका यहाँ अफ़गानिस्तान है, इसके ऊपर आपका पूरा फिर सेंट्रल एशिया आ जाता है, और यहाँ रसिया है आपका कहीं, और ये सेंट्रल एशिया और इस तरफ यूरोप कनेक्ट होता है। तो इस कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमें ईरान की ज़रूरत पड़ी। तो न्यूज़ क्या है? देखो, न्यूज़ क्या है कि जो चाहबार पोर्ट है ना, ये है ना, इसका हमारे पास वन साइड थी, यानी कि कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट ही हम इसका यूज़ कर पा रहे थे। हाँ, डेवलप इंडिया ने किया है नो डाउट, पर इसका कुछ हिस्सा हम यूज़ कर पा रहे थे, बाकी हिस्सा ईरान के कंट्रोल था। बट अब हुआ क्या कि आपको पता है ईरान के अंदर तो भाई यूएस सैंक्शन है। यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं जिनसे उनका ऑयल भी कोई परचेज़ नहीं कर पा रहा है और बहुत कुछ हो रहा है उनके ऊपर। तो ऐसा हुआ। पर अभी 2019 के बाद ऐसा हुआ कि नाउ, मतलब 2019 तक ऐसा था, बट अब नाउ क्या है कि हमने 10 ईयर के लिए लीज, मतलब 2019 से पहले हम लीज पे लेते थे, पर उसको एवरी ईयर था और हर ईयर को हम उसको फिक्स करवाते थे, बढ़ाते थे। अब हमने 10 ईयर के लिए एक साथ ले लिया है, और इससे हुआ क्या, 10 ईयर के अंदर और हमने कंप्लीट भी कर लिया कि भाई ये पूरा का पूरा पोर्ट इंडिया रखेगा कंप्लीट रूप से। तो ये रखेगा। एक आपको बताता हूँ, ये जो पोर्ट है ना, इसको फ्री ड्यूटी दी गई है। ये फ्री ड्यूटी है। फ्री ड्यूटी क्यों है? क्योंकि इसको हर हालत में ग्वादर पोर्ट को काउंटर करना है। इनके बीच की दूरी आपको बताता हूँ 72 किलोमीटर ही है भाई, बस। तो इसको काउंटर करने के लिए इसको फ्री ड्यूटी बना रखा है, काफ़ी सालों चल रहा है। तो अभी हम बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर है क्या। तो हम बात करते हैं कि इसको बनाया किसने। इसको देखो, जो बनाने का कार्य किया है वो एक तो भाई आपकी IGPL, यानी कि इंडिया ग्लोबल पोर्ट लिमिटेड, प्लस इसकी दूसरी जो पार्ट लिखा है या जिसको जो है, तो वो है पोर्ट एंड मैरीन ऑपरेशन कंपनी ईरान। तो इन दोनों ने, मतलब ईरान प्लस इंडिया ने मिलके बनाया है ये। और IGPL है ना, इसने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए हैं यहाँ पर अभी दिक्कत क्या आ रही है, और ये तो न्यूज़ कंट्रोल की, बट हमें इस पे ये चीज़ ये फोकस करना है कि भाई ईरान जो है ना, उसके अंदर यूएस ने सैंक्शन लगाए हैं और उससे हमें ऑयल भी नहीं मिल रहा। इन फ्यूचर हमें कुछ पता नहीं है कि यूएस इसके सैंक्शन रिलीज़ भी करे या स्ट्रिक्ट और ज़्यादा कर दे, जिसकी वजह से सब कुछ इफ़ेक्ट हो सकता है। तो रिलीवेंटली अभी कुछ, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। जो IGPL है उसकी
ने और मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं इसके अंदर, और भी इन्वेस्ट कर नहीं चुके, इन्वेस्टमेंट और भी बढ़ाने की बात तो चल रही है स्पोर्ट के ऊपर, और अच्छी चीज़ें फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कुछ चल रहा है। फिर हम देखते हैं कि भाई जैसे आज तो पाकिस्तान है, पर 1947 से पहले तो पाकिस्तान एग्जिस्ट भी नहीं करता था। तो ईरान इंडिया के रिलेशंस में क्या है, एक कल्चर्ड है। देखिए जो कल्चर होते हैं ना वो जोग्राफिकल लैंड डिपेंडेंट होते हैं ज़्यादातर, मोस्टली मैंने कहता हूँ 100% ज़्यादातर कल्चर वहीं डिपेंड करते हैं, जोग्राफिकल डिपेंडेंसी होती है उनकी। तो ईरान और इंडिया के कल्चर कुछ सेम है। जैसे हॉस्पिटेबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि रख रखाव की बात करते हैं हम, यानी कि मेहमान नवाजी की जिसको हम बात करते हैं, तो ईरान के अंदर और इंडिया के अंदर दोनों को ही अंदर मेहमान को एक भगवान का रूप में देखा जाता है, बोथ कंट्री। तो ये बताते हैं कि हमारा कल्चर भी थोड़ा सा सिमिलर टाइप में मिलेगा। हाँ आज धर्म बदल गया, आज मान रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर थोड़ा सा ऐसे दिक्कत हो गई, पर एक वक्त था जब ईरान के अंदर बहुत बेहतरीन चीज़ें हुआ करती थी और कुछ सोच भी नहीं सकता था, इसको पेरिस से भी ऊपर मानते थे लोग, और था भी भाई, मानते क्या, ये पेरिस से ऊपर था भी। तो ये सब कुछ चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं अपनी सेकंड न्यूज़ के ऊपर। और भाई देखो सेकंड न्यूज़ के ऊपर आप है ना, मैं पहले बता देता हूँ, कोई भी किसी प्रकार का ऑफेंड नहीं होगा, ये थोड़ी न्यूज़ ऐसी होती हैं, पर आपको ऑलवेज सी यू इन न्यूट्रल पोजीशन, आपको हमेशा न्यूट्रल पोजीशन में रहना है। एक लाइन है जिसको मैं न्यूट्रल लाइन बोलता हूँ, आपका लेफ़्ट इधर होना चाहिए, राइट इधर होना चाहिए, और फिर आपको ऑब्ज़र्व करना है चीज़ों को। ये मेरा मानना है, बाकी सबका अपना अपना चलता है। चलिए चलते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। तो रिलेवेंटली हमारी जो न्यूज़ आ रही है वो क्या है, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। देखो अभी क्या है कि अभी जो एक फूड इन्फ्लेशन मतलब आपको पता है कि भाई महंगाई दर, इन्फ्लेशन हुआ है, और ये इंडेक्स रिलीज़ हुआ है। और इस इंडेक्स मतलब ये हर मंथ रिलीज़ होता है इंडेक्स, और इस मंथ के अंदर बताया गया कि जो अप्रैल के अंदर है ना, वो जो फूड के अंदर हाईटेक देखा जा रहा था यानी कि 5.3% का, वो अब 4.58% हो गया। यानी कि फूड थोड़ा महंगा हो गया, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा हो गया भाई। देखो ये रेट बहुत ज़्यादा होते हैं, पर आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर में ये नहीं पूछेंगे कि रेट कितना बढ़ गया, क्या बढ़ गया, कैसे। तो इन्फ्लेमेशन के ऊपर हम चलते हैं कि ये हो क्या रहा है, कि इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, और ऐसी क्या हमारे पास कमियां हैं, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से बढ़ रहे हैं। तो और इसको इंडेक्स को रिलीज़ कौन करता है, देखो फूड इंडेक्स को जो रिलीज़ करता है वो कौन करता है, तो इसके अंदर देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है टोटली। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एक मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्रामिंग, यानी कि S&G बोलते हैं इसको, मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ S&G। ये इम्प्लीमेंटेशन करती है इन टाइप ऑफ इंडेक्स के। तो इसके अंदर हम बेसिकली दो प्रकार का वो निकालते हैं हम। एक तो होता है भाई आपका भाई जैसे कि CPI, यानी कि, और एक होता है WPI। जो CPI होती है ना उसको बोलते हैं कंज्यूमर, यानी कि आप और हम जैसे लोग, और WPI होता है भाई होल सेल के ऊपर। तो होल सेल के ऊपर इंडेक्स रिलीज होता है इसके ऊपर। तो जो CPI है वो तो आपकी बॉडी ये रिलीज़ करती है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है शायद, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी C&I बोलते हैं इसको, वो इसको रिलीज़ करती है। अब हम फोकस करते हैं CPI के ऊपर। तो भाई CPI के ऊपर क्यों फोकस करना है, देखियो इसके अंदर, क्योंकि ये डेली प्रोडक्ट के लिए होती है, कि जो डेली प्रोडक्ट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उनको इनके ऊपर देखा जाता है। ठीक है सर। फिर इसके अंदर देखा जाता है कि भाई एक होती है आपकी NSO, जो इसको रिलीज़ करती है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो इसके अंदर आती है वो इसको रिलीज़ करते हैं। तो ये होते कैसे का, इसको काउंट कैसे करते हैं भाई इतनी बढ़ गई, तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तो बेस ईयर। ठीक है भाई बेस ईयर ले लेते हैं, बेस ईयर का फिर हम देखते हैं कि भाई परसेंटेज या प्राइस कितना था किसी फूड का, फिर हम लेते हैं करंट ईयर, और उसका हम देखते हैं कि आज टुडे कैसा है, टुडे प्राइस, आज का प्राइस इनटू 100, और यहाँ से निकल के आती है आपकी परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला होता है एक पर्टिकुलर जिसको NSO यूज़ करता है और इस तरीके से निकालता है कि इन्फ्लेमेशन कितनी कैसे क्या बढ़ रही है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड न्यूज़ की ओर।
आज न्यूज़ वैसे काफ़ी ज़्यादा हैं और अच्छी भी हैं, बड़ी बात तो ये है। जो थर्ड न्यूज़ है ना वो आ रही है NHRC। तो NHRC को आप मतलब समझ गए होंगे, और आई होप मैं बता देता हूँ, नेशनल ह्यूमन राइट सी से आप जानते हैं। तो जो NHRC है यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको बोलते हैं हम, ये कमीशन होता है। तो ये है क्या, देखिए ये एक है ना बॉडी होती है। इस बॉडी का काम होता है कि ह्यूमन राइट जहाँ फेल हो रहा है या ह्यूमन राइट वोलेशंस जहाँ हो रही है वहाँ पर जाके बातचीत करे। पर न्यूज़ क्या है कि UN के अंदर है ना अभी भी इसको कोई पोजीशन नहीं दी, मतलब इंडिया में की जो पोजीशन है ना वो अभी 0 है इसके अंदर। इससे होगा क्या कि UN की जो वोट हम करते हैं वो इफेक्ट होगा इससे। नुका क्यों, क्या पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं भाई, 2017 से पहले हमारा इसको ए सेक्टर बोला जाता था। ए सेक्टर आई होप आप अंडरस्टूड करते हो। ए सेक्टर उनको बोला जाता है कि जो सबसे बेहतरीन काम करते हैं उनको ए सेक्टर बोला जाता है, वो UN के द्वारा रिलीज करे जाते हैं। तो इसको हम ए सेक्टर के अंदर काउंट करते थे। बट जैसे ही 2017 आई तो इसके अंदर ना UN ने इसको बाहर कर दिया आउट ए सेक्टर से, कि ये एक सेक्टर नहीं बचा आपका। और इस वजह से जो NHRC आपकी वो फेलियर है, उनका कहना ये है। और इस वजह से हमको वोट करने का उसके अंदर इफ़ेक्ट हो सकता है, इफेक्टेंस आ सकती है इसकी, क्योंकि इसको अभी भी इसको मेंबर नहीं स्वीकार कर रही। तो उनका कहना है कि भाई क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने 3 मेन रीज़न दिए। पहला तो भाई नो, नो एंड नो, 3 नो। पहला नो तो उन्होंने बताया कि एक आपके जो इसके अंदर मेंबर्स होते हैं ना, जो आपके NHRC के मेंबर हैं, तो आप जिनको सेलेक्ट करते हो उन मेंबर्स को, तो उनके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि भाई कैसे सेलेक्ट कर रहे हो। दूसरा वुमन, कि आप जो सेलेक्ट कर रहे हो उसमें प्रॉपर वुमेंस की कोई भागीदारी नहीं है। तीसरा आती है भाई माइनॉरिटीज़, कि आप माइनॉरिटीज़ को भी काउंट ही नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ 3 इफेक्ट बताएं, और आप आई होप आप समझ गए होंगे क्यों इफेक्ट बताए हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है, फिर उनसे बचने दे। अच्छा बात है। तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो मैंने बता दिया कि आप खुद देख लीजिए भाई कैसे क्या हो रहे हैं। इसके ग्रैंड टोटल और माइनॉरिटी इक्वलिटी की कोई बात ही नहीं होती है। तो मेन तो इसका है कि भाई आपके अंदर माइनॉरिटी इक्वलिटी की कोई बात नहीं चल रही, और इस रीजन की वजह से ये काम चलता रहता है। सो इसके ऊपर हम बात करते हैं मेन। तो वोट आर नॉट काउंटेड इफेक्ट, तो इसके अंदर जो वोट है ना वो काउंटेड इफेक्ट नहीं शो करेंगे, नहीं शो करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि देखो, एक तो हम देखेंगे NHRC कि ये कब कैसे क्या बनी। ये 1993 के अंदर पार्लियामेंट्री एक एक्ट था और उसके थ्रू ये बनाई गई। ठीक है सर। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई इसके अंदर मेंबर कैसे सिलेक्टर्स होते हैं। तो भाई इसके अंदर टोटल मेंबर होते हैं 8 मेंबर, 4 होते हैं और 4 होते हैं। तो 4 होते हैं आपके फिक्स परमानेंट और 4 होते हैं नॉन फिक्सड मेंबर। जो फिक्स मेंबर होते हैं वो सिलेक्ट कैसे होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होता है। एक तो भाई आपको CJI होना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट का जो आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए पहला। सेकंड मेंबर होना चाहिए आपका हाई कोर्ट का जज, रिटायर्ड। थर्ड एंड फोर्थ होने चाहिए वो पर्सन जो कि ह्यूमन राइट, जो ह्यूमन राइट है तो उनके अंदर माहिर हो, जो आपके ह्यूमन राइट है उनके अंदर उनका कुछ बड़ा योगदान हो, यानी कि बिग उनके कुछ चीज़ हो। तो 4 तो सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर 4 होते हैं आपकी मिनिस्ट्रीज होती हैं डिफरेंट काइंड, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज। इनके जो चीफ होते हैं या चेयरपर्सन जिनको कहते हैं हम, इनके जो चेयरपर्सन होंगे उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इस तरह से चलता है। आप पूछोगे कि भाई इनका सिलेक्शन होता कैसे है, तो इनका सिलेक्शन होता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसमें प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है। आई होप अब यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर होनी शुरू होंगी। प्रेसिडेंट सेलेक्ट क्या करता है, भाई प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है
कि कौन कौन मेंबर जाने चाहिए, तो प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं करता, प्रेसिडेंट को कुछ चीज़ों से ओके सेलेक्ट करना पड़ता है। तो पहला तो पीएम की रिकमेंडेशन आनी चाहिए भाई किन को सेलेक्ट करना है किन को नहीं। सेकंड मैं आपको एक एक करके इसका विस्तार से बताता हूँ। तो जो सेकंड होता है ना वो होना चाहिए आपका भाई राज्यसभा का चेयरपर्सन। फिर होना चाहिए भाई आपका लोकसभा का सॉरी फॉर दैट। फिर दूसरा होना चाहिए भाई लोकसभा का राज्यसभा लोकसभा का ये होना चाहिए। और इसके बाद होना चाहिए आपको यूनियन मिनिस्टर का एक होने चाहिए आपको। और इसके अंदर फिर आपकी आ जाती हैं भाई कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इन सब की रिकमेंडेशन से प्रेसिडेंट किसी को यहाँ पर सेलेक्ट करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी यूएन क्यों बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, या फिर आपके अंदर वोलेशंस ज़्यादा होती हैं ह्यूमन राइट के अंदर और आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ का मेंबर है। और देखो ये बहुत ख़राब चीज़ होती है जब आप यूएन में जाकर रिप्रेजेंट करते हो अपने आप को, और इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके बावजूद होने के बाद आपका ह्यूमन राइट वहाँ फेलियर हो रहा है। ह्यूमन राइट मतलब सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं डेमोक्रेसी के अंदर कि ह्यूमन राइट तो होते होते हैं, और उसके फेलियर भी अगर आप झेल रहे हो ना तो फिर तो थोड़ा दिक्कत है। अब चलते हैं फोर्थ न्यूज़। तो फोर्थ न्यूज़ आ रही है वो हमारी आ रही है रॉकी प्लेनेट से। तो एक प्लेनेट खोजा गया है 41 लाइट ईयर दूर डिस्टेंस है ये 41 लाइट ईयर दूर। डिस्प्लेसमेंट बोलिए, डिस्टेंस तो क्या बोल रहे हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डायरेक्ट कनेक्टिविटी देखते हैं इनके अंदर हम घुमावदार नहीं होती तो इसको डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा बोला जाता है। दूसरा कि ये रॉकी है, फिर ये बिगर है देन अर्थ, कितने 8 गुना ज़्यादा बिगर है। फिर दिक्कत क्या है कि इसके ऊपर CO2 और CO बस दो ही गैस अभी तक खोज पाए, और ज़्यादा हमारे पास इतनी दूर होने के बाद इतने अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है कि हम खोज पा कहीं और भी। फिर इसको बोला जा रहा है कि इसका टेम्परेचर लगभग 2300 डिग्री सेल्सियस है, सो वहाँ पर एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो कर सकते। फिर हमने इसका जो ये करना है ना वो याद करना है हमें इसका मेन चीज़ कि अगर आपका कोई सोलर सिस्टम से बाहर का प्लेनेट है यानी कि आउटसाइड है इस चीज सोलर सिस्टम से, तो उसको हम बोलते हैं एक्सो प्लेनेट। तो ये आपका एक्सो प्लेनेट है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है 55 कैंसर या कैनक्री प्लेनेट इसका नाम है टोटल। और अभी हम इसको काउंट कर रहे हैं, तो इसको काउंटिंग तो ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो आ रही है 107.74 बिलियन US डॉलर से। ये क्या है कि भाई चाइना से ना हमने FY ईयर बोलते हैं जिसको, जो 23-24 के अंदर हमने इतना इंपोर्ट किया है, और हमारी डिपेंडेंसी है ना वो इंक्रीज हो गई इसके ऊपर। सो ये डिपेंडेंसी इंक्रीज हुई चाइना के ऊपर, ये फेलियर है बहुत बड़ा। अब आप समझ नहीं पाए तो सेकेंडरी मैटर है। सेकंड डिपेंडेंसी हमारी रसिया के ऊपर हो गई, हमने ऑयल हाई अमाउंट में परचेज किया इसलिए यहाँ पे रसिया से हो गई। पर अभी कहा जा रहा है कि ये जो डिपेंडेंसी है ना ये इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि एक दिन वन डे ये नेशन फेलियर तक के कोज कर सकती है। तो एक तो इस डिपेंडेंसी को काउंटर करें भाई, क्योंकि चाइना आपको पता है कैसी कंट्री है, डेट ट्रैप कंट्री है। तो ये अलग अलग तरीक़ों से नेशंस को डेट ट्रैप करती है। फिर इसके अंदर देखा गया कि भाई ट्रेड डेफिसिट बहुत भारी मिला। आपको न्यूज़ में भी सुनने को मिलता होगा ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। देखो ट्रेड डेफिसिट में बताता हूँ। एक होता है इंपोर्ट, ये आप मान ली कोई कंट्री
इंपोर्ट आता है और एक्सपोर्ट जाता है। अगर ये दोनों बैलेंस आउट हो गए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको कहते हैं भाई ट्रेड इक्वलिटी। अगर ट्रेड डेफिसिट हो रही है यानी कि इंपोर्ट इज मच हायर देन एक्सपोर्ट, उसको हम कहते हैं ये। फिर हमने बताया जा रहा है कि भाई चाइना से हम खरीदते क्या हैं, तो भाई चाइना सबसे ज़्यादा जो आता है ना वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आ रहे हैं आज दिन में, प्लास्टिक आइटम आ रहे हैं। सोचिए क्या क्या आइटम आ रही हैं, आप देखिए फार्मास्यूटिकल्स आ रही हैं, केमिकल आ रहे हैं, फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट जो इंडिया खुद बना सकता है उसके बाद भी ये प्रोडक्ट चाइना से लिए जा रहे हैं। फिर ये बोला जा रहा है कि भाई आप एक चाइना से नहीं, ऐसे 8 7 या 10 15 देश करें जिनसे आपको कुछ कोई चीज़ खरीदनी है। तो भाई मान लीजिए जब ये चीज़ आप खरीदते हो अलग अलग से, तो इनके भीतर क्या बना रहता है, एक काउंटर इफेक्ट बना रहता है कि मैं सस्ता दूंगा मेरे से खरीदिए, मैं सस्ता दूंगा मेरे से खरीदिए। तो और दूसरा, अगर कल इन फ्यूचर में किसी के साथ बिगड़ जाती है तो हमारा पूरा का पूरा फेलियर नहीं होता है, हमारे पास बाकी ऑप्शन खड़े होते हैं जिनसे हम ले सकते हैं। पर यहाँ चाइना के साथ हमारा उल्टा हो रहा है। सेम ऐसे ही हमने रसिया के साथ कर रखा है। और आपको पता है इन फ्यूचर अगर कुछ होता है तो रसिया हमेशा चाइना की तरफ जाएगा। आपको ये बात पता है, क्योंकि यूक्रेन वॉर के अंदर सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रसिया का चाइना था। और चाइना क्यों था ये भी सबको पता है, रसिया का क्यों था, क्योंकि एक दिन चाइना सबको कब्जाना चाह रहा है। तो ये तो पहली न्यूज़। अब हमारी आ रही है नेक्स्ट न्यूज़, वो आ रही है भाई इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया से क्या न्यूज़ आ रही है, इंडोनेशिया से न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर एक है ना माउंट इबू, IBU इबू नाम का एक वोल्केनो है। स्टैटिक वोल्केनो बोलते हैं इनको, स्टैटिकल वोल्केनोस, वो बताऊंगा मैं आपको स्टैटिकल वोल्केनोस कहते हैं। तो इसके अंदर है ना एक बहुत भारी विस्फोट हुआ और इसको इरप्ट हो गया ये, और इरप्ट होने से लगभग 5 किलोमीटर एरिया के अंदर इसकी ऐश यानी कि राख फैल गई और पूरा ब्लैकआउट हो गया। तो अभी ये सबसे हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो लास्ट ईयर बोलता जा रहा है, लास्ट ईयर 1 साल पहले 21,000 ऐसे धमाके हुए हैं। पर अभी तक का जो बिगेस्ट था ना वो ये निकल के आया है। धमाके तो पहले भी हो रहे थे पर बिगेस्ट अभी तक ये निकल के आया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम स्टैटिकल। देखो अगर ये मान लो मैं अर्थ मानता हूँ और ये आपका मैं लावा मान रहा हूँ, पूरी लावा से भरा हुआ नीचे, तो इसको कहते हैं स्टैटिकल, जिसके अंदर स्ट्रिप्स होती हैं ऐसी बिल्कुल खड़ी, जिसके अंदर आपको स्ट्रिप्स मिलेंगे ना, उनको कहते हैं स्टैटिकल। यानी कि फट फट कर साइड में लावा बावा जमा लमा और एक स्ट्रिप सी बन गई, यानी कि ऊपर जाता है फटता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फटता है फिर नीचे आता है। इस प्रकार से लावा से हमें ऐसी स्ट्रिप्स सी बन जाती हैं साइड में दोनों तरफ, और इस वजह से इनको स्टैटिकल कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि भाई माउंट इब्बू हाल और फिलहाल में जो सबसे एक्टिव है वोल्केनो पूरा ग्लोब के अंदर, ये याद रखिए भाई, इसलिए ज़रूरी है कि ग्लोब के अंदर सबसे एक्टिव वोल्केनो जो माउंट इब्बू कहाँ लोकेटेड है, तो वो इंडोनेशिया के ईस्ट रीजन में लोकेटेड है। आप ईस्ट याद रखें तो भी चलेगा, बट इंडोनेशिया ज़रूर याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है कि भाई IMF, तो ये इंटरनेशनल मनी फंड, मॉनिटरी फंड बोलते हैं इसको। तो ये है क्या, तो इसने ना पता क्या क्या है अभी मालदीव्स की, आपको पता है जो गवर्नमेंट है वो प्रो चाइना है, सभी को पता है। तो चाइना से इसने बहुत ज़्यादा रुपए ले लिए, और ये बात सबको पता है कि चाइना अपने डेट ट्रैप के अंदर फंसाने में माहिर है। डेट ट्रैप बोलते हैं कि जब आप हैवी लोन ले लो, हैवी लोन, और आप चुका ना पाओ, और उस वजह से आपको डेट ट्रैप बोला जाता है कि आप उनके वो जाओगे। तो IMF ने मालदीव्स को कहा है, IMF को आना पड़ेगा इनको चेताने के लिए कि भाई आप डेट ट्रैप के अंदर फंस जाओगे इन फ्यूचर। इन्होंने इतने ज़्यादा लोन ले रखा है कि ये अपने लूज कर रहे हैं पोजीशंस को, हाइक को, और ये एक दिन है ना इस वजह से चाइना के अंडर आने की संभावना है। अब देखिए श्रीलंका, ये इंडिया मानिए, ये श्रीलंका, यहाँ कहीं छोटे छोटे मालदीव सी हैं। तो ये मालदीव, चाइना, इधर इंडोनेशिया और इधर पाकिस्तान, सब कुछ चाइना कंट्रोल करते जा रहा है, और इंडिया बैठ के देख रहा है। देख क्या रहा है, परचेजिंग कैपेसिटी तक घटा दी भाई इन्होंने। इसकी वजह से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत पीछे चाइना से, बहुत पीछे। और आप सोच रहे हो कि मैं चाइना की बड़ाई कर रहा हूँ, भाई इसको बड़ाई नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं नॉर्म्स।
यदि आपके अंदर कोई नॉर्म्स हैं और गिनाए तो उसको सुधार करना चाहिए, ना कि उसको देखना चाहिए। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो मेन मुद्दा आज क्या है भाई, स्मार्ट सिटीज मिशन। तो ये क्या था, ये भाई जून के अंदर आया था 2015 में, और ये कहा कि भाई हम 5 ईयर के अंदर, विद इन 5 ईयर हम 100 सिटीज़ को सिलेक्ट करते हैं, 100 सिटीज़ को, और उनको क्या कर देंगे, स्मार्ट। स्मार्ट किस चीज़ में कर देंगे, रोड में, मैपिंग में, ई वेस्ट में, वेस्ट मैनेजमेंट में, एंड अनदर टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल थिंग्स में, एयर पोल्यूशन में, वाटर कंजप्शन में, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो इन्होंने एक मिशन लिया, और मिशन के अंदर बोला गया कि भाई 48,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। इसके अंदर है ना 100 सिटी सेलेक्ट की, और इसमें कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रुपए देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रुपए देगी, और आपको लोकल जो आपकी गवर्नमेंट है वो रुपए देगी, प्लस स्टेट गवर्नमेंट रुपए देगी, और इससे किसी एक सिटी का विकास किया जाएगा। पर इसके अंदर छूट दी गई थी, जो ईस्ट साइड या फिर हिमाचल प्रदेश जैसी कंट्री हैं, या असम वसम कंट्री बोल रहे स्टेट्स हैं, तो इनको छूट दी गई कि 90% गवर्नमेंट रुपए देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 10% आपकी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी देगी। ये यहाँ पे छूट दी गई। फिर इसके बाद क्या होगी, मिशन हो गया फेल। फेल इस तरह से हुआ कि 2019 में कंप्लीट होना था, पर बढ़ा के अब इसको 2025 करना पड़ गया, इतना ज़्यादा फेल करिए। जून 2015 में चला था, तो अब ये गए 15, 16, 17, 18, 19, 5 ईयर, पर 25 तक जाना पड़ गया, तो ये फेल हो गया। ये देखिए, इसके अंदर क्या था कि हमने एक ग्लोब के अंदर देखा था कि ग्लोब में एक काउंटर चला, जिसके अंदर 17 ऐसे एम लिए गए, जिनको बोला गया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उन्होंने कहा, गवर्नमेंट ने, कि ये गोल्स इम्प्लीमेंट करेंगे इन 100 सिटीज़ के अंदर। ठीक है भाई, बट ये फेल हो गया। फेलियर का कारण क्या क्या था, फंडिंग। इसमें बताया जा रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ से जो फंड आने थे ना, कहीं तो जीरो हैं, कहीं 60% लेस हैं, कहीं बिल्कुल ही लेस हैं। फिर इसके अंदर देखा गया जो कोऑर्डिनेशन नहीं था किसके बीच में, स्टेट गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, और लोकल बॉडीज़ में कोई वो नहीं देखा गया कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन फेलियर देखा गया, फेलियर ऑफ फंड्स देखे गए। और भाई देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमने मानने की स्कीम्स के अंदर रुपए दिए सेंट्रल गवर्नमेंट में। फिर इसके अंदर एक और देखी गई कि जो सीईओ होते हैं, यानी कि जहाँ मतलब आपकी सिटीज़ हैं, तो उनके अंदर हमने एक चीज़ देखी कि भाई मान लीजिए आपने जून 2015 में रिलीज़ किया, पर रिटायरमेंट किसी की 2017 में हो गई, तो ये तो ख़त्म हो गया। या इसका रिटायरमेंट नहीं, तो इसका दूसरा आप ये मानते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, तबादले हो जाते हैं, यानी कि उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह, या डिपार्टमेंट चेंज कर दिए जाते हैं उनके। तो डिपार्टमेंट चेंज करने में जैसे भी इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी गई, क्योंकि एक पर्सन बार बार चेंज हो रहा है, कभी कहीं, तो वो काम नहीं कर पा रहा ढंग से। फिर इसके अंदर देखा कि भाई इसके सॉल्यूशन क्या है, वे फॉर क्या है इसके, इन फ्यूचर क्या करें। इन फ्यूचर के अंदर बताया गया कि इसकी भाई फेज़ 2.0 लाना चाहिए। फिर इसके अंदर बताया गया कि भाई फेज़ 2.0 के अंदर होना क्या क्या चाहिए। इसके अंदर बताया गया कि सबसे ज़्यादा तो आप आईसीसी पे फोकस करो, जो वहाँ के लोकल बॉडीज़ आईसीसी हैं उन पे फोकस करो। फिर बताया गया कि मोर इसके अंदर फंड्स लाओ और रिलीजिंग सिस्टम बनाओ। फिर इसके अंदर देखा गया कि भाई कॉमर्स जो आपका है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो प्रोग्रामिंग देखी जाए। फिर इसके अंदर देखा गया कि भाई जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं आपके डिफरेंट स्टेट्स के, डिफरेंट सिटीज़ के अलग अलग हैं, उनको एक सही तरीके से चलाया जाए।
फिर इसके अंदर देखा गया कि भाई जो आपको इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपको जो बनानी है, काफ़ी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिटी का भी वो भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो सिटीज़ आपने क्रिएट करनी है तो उनके अंदर फंडिंग हो प्लस प्रॉपर सिस्टम केयर एंड रिलीज हो, तो ये सब कुछ तो देखे जा रहे हैं, तो इसको यहाँ बताया गया। चलो सर, कोई डाउट नहीं है, तो आज की ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आज जो डिस्टरबेंस रहा उसके लिए थोड़ा सॉरी, कल से ये डिस्टरबेंस भी नहीं रहेगा। थैंक यू।